नीतीश कुमार आपकी लगातार कोशिश के बाद भी आपके लिए एम्बेरसमेंट की वजह बनते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी वो जाकर के खड़ा हो जाते हैं, अलग। शिवसेना की बात अलग है। अब बिहार में नीतीश कुमार के जितने भी सिपहसालार हैं, ठीक है वो आरजेडी से आए हुए लोग हो सकते हैं, शिवानंद तिवारी की बात आप कर सकते हैं, या फिर ये संजय सिंह जो कभी पासवान जी के पास हुआ करते थे वो बोलने लगे हैं, लेकिन ये लोग बिना उनकी मर्जी के, नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं बोल रहे होंगे। जेडीयू का जो बयान है इतना तीखा है, इतना तल्ख है कि बीजेपी को झेलना मुश्किल है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सुशील कुमार मोदी जो कभी नीतीश कुमार के हक में अगले ही उसी दिन बोले थे, उन्होंने अगले दिन जो बैठक की थी, उनके यहाँ गिरिराज सिंह नहीं गए थे, अश्विनी चौबे नहीं गए थे, उस दिन सुशील कुमार मोदी ने कुछ भी नहीं कहा था। अभी गिरिराज सिंह के यहाँ आज ही नंदकिशोर यादव गए और नंदकिशोर यादव के जाने के बाद ये तय हो गया गिरिराज सिंह अब कुछ नहीं बोलेंगे। तो बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि जो भी वैसे नेता हमारे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जो बोल सकते हैं, जो स्टैंड ले सकते हैं, उनको रोकिए ताकि गठबंधन चले। आखिर बीजेपी की ऐसी मजबूरी क्या है? देखिए, अगर मुख्य विपक्षी दल है तो निश्चित तौर पर अगर अपनी राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान रखना है तो उसमें ऐसे संयम, ऐसे परहेज बरतने होंगे। लेकिन अगर संघ प्रमुख किसी मामले पर बोलते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज, जो कि इससे पहले आपको याद नहीं होगा कि नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी आला कमान की तरफ से इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया आई हो, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आई हो। लेकिन अगर भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज इतना बोलती हैं अरुण जेटली के साथ बैठकर कि जो भी हुआ अप्रासंगिक और दुर्भाग्यपूर्ण था, तो उससे कम से कम इशारा समझा जा सकता है कि बीजेपी के तेवर अब किस दिशा में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो मजबूरी है वो निश्चित तौर पर यह मजबूरी है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्षी दल है केंद्र में, तो ऐसे में उसकी जो नजरें हैं दिल्ली की कुर्सी पर टिकी हुई हैं, तो ऐसे में उसकी मजबूरी है कि ऐसे तमाम अंतर विरोधों को समेटते हुए किसी तरह से उसकी कोशिश रहेगी कि जब लोकसभा चुनाव हो तो वो सत्ता के नजदीक तक पहुंच। देवेंद्र, ये तमाम अंतर विरोध समेटने की कोशिश बीजेपी भले ही कर रही होगी, जितनी खींचतान है उसको जितना कम किया जा सके ठीक है, जितनी दरार है उसको जितना पाटा जा सकता है ठीक है, सब कुछ करने की कोशिश बीजेपी कर रही होगी। लेकिन शिवानंद तिवारी का अभी बयान जो है उसको मैं सुनाना चाहता हूं दर्शकों को। यह बयान सुनने के बाद बहुत कुछ समझना जरूरी है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक है, अगर नहीं है तो यह गठबंधन कहां जा रहा है। सुनिए शिवानंद तिवारी ने क्या कहा। मेरा सवाल ये था कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री क्या सक्सेसफुल नहीं थे? क्या कोई भी वित्त मंत्री होता उसकी यही दुर्गति होती। उसके जगह पर हमको लगता है कि अगर रविशंकर जी को भी बैठा दिया जाए तो इससे बेहतर स्थिति नहीं होती। और हम ये मानते हैं कि देश का ये दुर्भाग्य है इस मामले में कि जनता के पास आर्थिक नीति के मामले में कोई विकल्प नहीं। इसका मतलब 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार में इन्होंने पहला बजट पेश किया था, जिसको ऐतिहासिक बजट माना गया, मनमोहनिक इकोनॉमी माना जा रहा है, वही आज चल रहा है। और बीच में उस समय जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम स्वदेशी की आर्थिक नीति चलाएंगे। यशवंत जी, इस बयान को आपने भी गौर से सुना होगा। सीधे कहा गया कि कोई भी वित्त मंत्री रहता तो आज के हालात में स्थिति को संभाल नहीं पाता। लेकिन आगे जो नाम लिया जाता है रविशंकर प्रसाद, ये खासतौर पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का नाम लिया जाना साफ संकेत है कि अब बीजेपी के खिलाफ हमला लगातार जारी रहेगा जेडीयू का, चाहे कोई भी मुद्दा उठाए। नहीं, शिवानंद जी ने जो कुछ भी कहा है, मुझे लगता है कि जो अभी बात रह गई थी वो हम सुना नहीं पाए कि बीजेपी ने कहा कि हम स्वदेशी की अर्थव्यवस्था लेकर के आएंगे, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। तो ये अलग मामला है कि आपका सहयोगी दल, आपका साथी दल आपकी नीतियों पर, आपके बर्ताव पर, आपके मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता हो और उसके बाद भी वो आपके साथ चलता हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो अब बहुत दूर तक, बहुत देर तक आपके साथ नहीं चलेगा। उसने मन बना लिया है। जी बिल्कुल, लेकिन यशवंत जी, मन बना लिया है जेडीयू ने। बीजेपी, जैसा कि हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर भी कह रहे हैं कि एक सियासी मजबूरी है, 2014 तक का इंतजार है और गुजरात चुनाव के बाद की तस्वीर का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार शायद जेडीयू नहीं करना चाह रही है। जैसे कि बयान को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बयानों को समझने के बाद, सुनने के बाद ये लगता है जेडीयू को अब शायद इंतजार नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जेडीयू के पास कोई प्लान है, कोई मास्टर प्लान है आगे का? देखिए सुमित, मुझे लगता है कि यह विकल्पहीन जो राजनीति थी इस देश में कि कांग्रेस है लेकिन बाकी दलों के भीतर कोई ऐसी सोच नहीं थी, कोई ऐसी नीति नहीं थी या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर के कांग्रेस या कांग्रेस सरकार के खिलाफ वो खड़ा हो और देश की जनता उनके साथ लग जाए। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग दलों ने, अलग अलग नेताओं ने अपने को अलाइन करने की कोशिश की है। यह जो दौर है यह बेसिकली पूरी राष्ट्रीय राजनीति में मंथन का दौर है। टूट फूट और जोड़ गांठ ये ज़रूर नए सिरे से शुरू होंगी और होंगे।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी इस बार। गुजरात में चुनाव है, गुजरात में नरेंद्र मोदी अगर फिर से आ जाते हैं, बजाय इसके कि केशुभाई पटेल नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो, बजाय इसके कि काशीराम राणा, सुरेश भाई मेहता नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो, बीजेपी के भीतर भी एक धड़ा नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो, इसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आ जाते हैं तो उनका कद अचानक बढ़ेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ताकतवर कोई दूसरा शख्स नहीं होगा और नरेंद्र मोदी को फिर बीजेपी को मजबूरन आगे करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगर आगे आते हैं तो बीजेपी को अपने उन दलों या उन साथियों की तलाश होगी जो नरेंद्र मोदी के नाम पर उसका साथ दे पाएं। जैसे आडवाणी जी के नाम पर भी बीजेपी ने आखिरकार 2009 आते आते रजामंदी हासिल कर ली थी। तो 2001 का दाग जो है, 2001 का दंगा, उससे नरेंद्र मोदी को बाहर करने की कोशिश बीजेपी उस समय ज़रूर करेगी। हालांकि मोदी ने भी अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है कि 2001 के दंगों और दाग से वो बाहर आ जाएं। तो नरेंद्र मोदी अगर ताकतवर हो जाते हैं तो बीजेपी को अपने नए सिरे से अपने साथियों की तलाश होगी। दूसरी तरफ नवीन पटनायक, जयललिता, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, ये ऐसे लोग हैं जो शत्रप हैं, जिनके पास अपनी अपनी फौज है और अपना मोर्चा है, अपनी अपनी ताकत है। अगर ये सारी ताकतें मिलती हैं तो देश में एक वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है अगर लेफ्ट बंगाल में अच्छी स्थिति में आ जाता है तो ये जो मंथन का दौर है इसमें नीतीश कुमार भी फूंक फूंक कर चल रहे हैं, लेकिन वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2014 से पहले अगर बीजेपी से रिश्ता टूट जाए तो कम से कम मुस्लिम मतदाता इस आधार पर, क्योंकि मोदी के चेहरे को मोदी के नाम पर तोड़ना चाहेंगे और किसी वजह से नहीं तोड़ना चाहेंगे कि मोदी को मैं पसंद नहीं करता हूं, मोदी जो जिनके नाम पर दंगे का दाग है तो उनको नहीं पसंद करता हूं, मोदी के चलते ही हमने बीजेपी को छोड़ा है। तो मुसलमानों का वोट 100% उनके पाले में आ जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो समीकरण बिहार में सामाजिक समीकरण तय किया है उस समीकरण के आधार पर उनके पास एक वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी को हटा करके हम चाहें तो अकेले अपने बूते बिहार में एक ताकत रह सकते हैं, सरकार भी हमें रह सकती है और तब हम केंद्र में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर सकते हैं। अब भी वो जब बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी के साये में कम से कम दिल्ली में खड़ा होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र होकर के दिल्ली में खड़ा हूं और तब मैं प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी कोशिश करूं। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, मेरा कोई सपना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत दूरदर्शी आदमी हैं। वो समय को भांपते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने बयान सही समय पर सही देने की कोशिश करते हैं। तो उनका हर कुछ नपातुला होता है। जब वक्त आएगा तब वो कहेंगे यस मैं भी हूं रेस में। तो नीतीश कुमार की अपनी रणनीति जी, है। आपने जैसा कि कहा कि ये अलग होने का एक बहाना, बेहतर बहाना नीतीश कुमार खोज सकते हैं जिसका वो फायदा उठा सके, मुस्लिम मतदाता अपने पक्ष में कर सके नरेंद्र मोदी के नाम पर। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्या देश की जनता अब ये समझ नहीं पाएगी कि 2002 में आप साथ थे, आपको नरेंद्र मोदी, जबकि उस समय ये घटना नई थी, ताज़ी थी, उस समय आपको ऐतराज़ नहीं हुआ, आपने सार्वजनिक तौर पर एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि अब सवाल उठाए भी जा रहे हैं, बीजेपी खुद ये सवाल उठा चुकी है। क्या इतना आसान होगा मुस्लिम मतदाताओं को इस बहाने के जरिए आप अलग भी हो जाते हैं तो 100% अपने पक्ष में कर पाने का जो ये मकसद है वो पूरा हो जाए? सुमित, दुर्भाग्य इस देश का है कि यहाँ की जनता की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर होती है और चुनाव दरअसल हवा पर और ज़ुबान पर जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। आपने आज की तारीख में क्या कहा है, आज की तारीख में आप अपने आप को किस तरह से रख रहे हैं, आप किस तरह से मंच पर लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, ये सब कुछ मायने रखता है। पीछे क्या हुआ वो बहुत मायने नहीं रखता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार इतनी बुरी तरह से हार गई, मुलायम सिंह आ गए। मुलायम सिंह की पिछली सरकार ने क्या किया था? उससे खराब सरकार तो हो नहीं सकती थी उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन वो सरकार ऐतिहासिक बहुमत के साथ वापस आ जाती है उत्तर प्रदेश में।